हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के अकेडमी पे। तो आज का टॉपिक हम लोग जो कि सामान्य ज्ञान जनरल अवेयरनेस से प्रश्न लेकर आए हैं और यह सब क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में। तो ऐसे प्रश्न हम लोग करेंगे जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं जो कि सामान्य ज्ञान और जनरल अवेयरनेस से प्रश्न। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और यह जो क्वेश्चन है यह केबीएस सुपर टेट और के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है सब, ठीक ना। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए प्रतिशतों में से कौन सा वायुमंडल में पाया जाने वाला नाइट्रोजन गैस के लिए सही है। तो नाइट्रोजन गैस के लिए सबसे सही कौन सा है? ऑप्शन 70%, 72%, 78%, 82%। तो आपको बताना है कितना परसेंट नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया जाता है, यही पूछ रहा है आपसे। तो आपको बता दें, ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, लगभग कितना पाया जाता है 21%, ठीक। और CO2 कितना पाया जाता है, तो 0.003 या 0.5 होता है परसेंट। और नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, तो नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, ठीक ना, वायुमंडल में। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। सीढ़ीदार खेती निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में की जाती है। तो आपको बताना है सीढ़ीदार जो खेती होती है यह किन क्षेत्रों में की जाती है, आपको बताना है। तो देखिए, जो सीढ़ीदार खेती होती है यह कहाँ होती है, तो यह कहाँ पे होती है, पहाड़ी ढलानों पर, समतल मैदानों पर, हिम नदी पर्वत शिखर पर, तटवर्ती भूमि पर। तो इसमें सीढ़ीदार खेती जहाँ पे होती है तो यह पहाड़ी ढलानों पर होती है। यह ढलान कितना होना चाहिए, लगभग 33% से ज़्यादा होता है, ठीक ना। 33% ढाल तक जो होता है वहाँ पे सीढ़ीदार खेती की जाती है, और उससे ज़्यादा होगा तो मुश्किल होता है, ठीक ना, खेती करना। तो यह कहाँ पे होती है, तो यह पूर्वोत्तरी भारत में होता है, ठीक ना। पूर्वी भारत में होता है और पूर्वी भारत में होता है पहाड़ी ढलानों का खेती, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाती है। तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाती कौन सा है, आपको बताना है। तो आपको 2011 से 2011 के बीच 2001 से 2011 के बीच का बताना है, जिसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो देखिए, तो दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो किसको दर्शाती है, तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा, 17.64%, ठीक ना, यह दर्शाती है। जबकि इस दौरान नागालैंड की दशकीय वृद्धि जो होती है, नागालैंड की नागालैंड की नागालैंड नागालैंड की, ठीक ना, जो नागालैंड की दशकीय वृद्धि है क्या है, वह ऋणात्मक है, ठीक ना, वो ऋणात्मक है। और भारत की जनसंख्या वृद्धि कुल कितनी है विश्व की, तो भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है, ठीक ना, भारत की कुल जनसंख्या वृद्धि कितनी है विश्व की, तो विश्व की पूछ रहा है, तो विश्व की बता रहे हैं आपको। तो इसे क्वेश्चन आ सकता है, विश्व की जनसंख्या वृद्धि कितनी है, तो यह 17.5% यह होती है। भारत की जनसंख्या जो है वो विश्व में कितने है, 17.5%, मतलब इतना परसेंट है। तो ऑप्शन ऑप्शन हमसे पूछा है, ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा, ठीक है ना। 10 की जनसंख्या वृद्धि पूछा है 2011 से 2001 से 2011 तक, तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। उष्णकटिबंधीय निम्नलिखित में से किन अक्षांशों के बीच में होता है। तो उष्णकटिबंधीय अक्षांश किन अक्षांशों के बीच में होता है, 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी, 23.5 डिग्री उत्तरी, 66.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री दक्षिणी, 66.5 डिग्री दक्षिणी,
और 66.5 डिग्री और 66.5 डिग्री दक्षिण। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, यह आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि भूमध्य रेखा जो है, ठीक ना, भूमध्य रेखा, भूमध्य जो रेखा होती है वह बीचों बीच होती है, और भूमध्य रेखा के उत्तर में जो होता है, जो उत्तर में होता है, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कितना होता है, जब उत्तर में होता है तो वहाँ कर्क रेखा होती है, ठीक ना। और भूमध्य रेखा के दक्षिण में जो होती है, तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में कौन सी रेखा होती है, तो भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर रेखा, मकर रेखा कितना होती है, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिण, ठीक ना, 23.5 डिग्री दक्षिण में होता है। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही होगा, इसमें ऑप्शन हमारा ये सही होगा, ठीक ना, 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिण, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा ये सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक ना, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या के लिए निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन सही है। तो नगरीय जनसंख्या में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो यह देखिए क्वेश्चन जो है, यह जो जनगणना से क्वेश्चन है, यह केबीएस के लिए, ठीक ना, केबीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर पूरा पढ़िएगा। तो हमसे पूछ रहा है नगरीय जनसंख्या, ठीक ना, तो नगरीय जनसंख्या कितनी है, नगरीय जनसंख्या ऑप्शन हमारा कितना होगा, 31.1.6% होगा। लेकिन और ग्रामीण जनसंख्या कितना होगा, तो ग्रामीण जनसंख्या कितना होगा, ग्रामीण जनसंख्या कितना होगा, ग्रामीण जनसंख्या कितना होगा आपको बताना है। कितना होता है, कितना है 2011 की गणना के अनुसार, तो 68.84%, ठीक ना, यह ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज है, ठीक। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही है, तो डी सही है, ठीक। और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशतता किस राज्य का है, तो सबसे ज्यादा और सबसे कम, सबसे ज्यादा और सबसे कम। तो सबसे ज्यादा किस राज्य का है, तो सबसे ज्यादा गोवा का है जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत, और सबसे कम जो है नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता सिक्किम का है, ठीक ना। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो गोवा का एक बार बता देते हैं, गोवा का कितना है, गोवा का 62.2% और कितना है, ठीक ना, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या गोवा का, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा इसमें डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राजतंत्र में राजा के निर्णय पर प्रजा प्रश्न नहीं कर सकती, राजतंत्र में राजा के निर्णय पर प्रजा प्रश्न कर सकती है। लोकतंत्र में राजा के पास शासन करने के लिए पूर्ण शक्ति होती है, ठीक है। लोकतंत्र में प्रतिनिधियों के चुनाव की प्रक्रिया में प्रजा भाग नहीं लेते। तो ये कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही है, तो देखिए ऑप्शन इसमें हमारा ये सही होगा। जो राजतंत्र होता है उसमें जो राजा होता है वहाँ राजतंत्र चलता है, राजा होता है जहाँ पे, तो राजा के निर्णय पर जब जो निर्णय दे देता है तो वह क्या, वहाँ की जो प्रजा होती है वह उससे प्रश्न नहीं कर सकती है, ठीक ना। वह जो राजा राजा कहेगा वही प्रजा करेगी, ठीक ना। इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। और जो राजा होता है उसके पूर्वज, उसके खाना फिर आगे वाली पीढ़ी यह कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक। तो यह ऑप्शन इसमें हमारा ये सही है। चलिए आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित लिंग अनुपातों में से भारत के लिए कौन सही है। तो आपको बताना है 910 स्त्री प्रति 1000 व्यक्ति पे, 920 स्त्री प्रति 1000 व्यक्ति, 940 स्त्री प्रति 1000 और 980 स्त्री प्रति 1000 पुरुष पे। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही है। तो देखिए जो कि जब जनगणना हुआ था 2011 का, तो उसमें लिंगानुपात कितना था, तो कितना था, लिंगानुपात 943 प्रति व्यक्ति था, ठीक ना, मतलब प्रति व्यक्ति था, एक व्यक्ति पर, तो यह प्रति व्यक्ति कर रहे हैं, सॉरी 1000 व्यक्ति पे, 1000 व्यक्ति पे
1000 व्यक्ति पर कितना था, 943 व्यक्ति। तो यह लिंगानुपात 2011 का आंकड़ा बता रहा है, ठीक ना। और जो कि इसमें हमारा ऑप्शन में हमारा 943 है नहीं, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, तो उसके आसपास जो ऑप्शन रहेंगे तो उसको हम लगाएंगे, तो वह ऑप्शन हमारा 940 स्त्री प्रति 1000 व्यक्ति पे होगा, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व जो होता है, जनसंख्या घनत्व आपको बता दें, जनसंख्या घनत्व यह 382 प्रति 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक ना है। यह ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यह आप लोग इसको याद रखिएगा। आप लोग इसमें एक क्वेश्चन आता है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। ग्राम सभा के सचिव का चुनाव नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है, तो ग्राम सभा का सचिव का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा, ग्राम वार्ड के सदस्यों द्वारा, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा, सरकार द्वारा नियुक्त। तो किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको बताना है कि यह ग्राम सभा का चुनाव यह सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक ना। इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। छोटे भूखंडों पर साधारण उपकरणों द्वारा अधिक श्रम के साथ किसानों को निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में से किससे वर्गीकृत किया जाता है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपको बताना है। आदिम जीविका कृषि, गहन जीविका कृषि, वाणिज्य कृषि, स्थानांतरित कृषि। तो छोटे भूखंडों पर जो साधारण उपकरणों द्वारा अधिक श्रम के साथ किसानों को कृषि के प्रकारों में किसमें वर्गीकृत किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो यह ऑप्शन इसमें हमारा ए सही होगा, ठीक ना। यह ऑप्शन ए हमारा इसमें सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित अंकों में से भारत के जनसंख्या घनत्व को कौन दर्शाता है। अभी बताया है भारत के जनसंख्या घनत्व को कौन दर्शाता है, यह 328 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, 375 व्यक्ति वर्ग किमी, 382 वर्ग किमी, 430। तो अभी बताया कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। यह ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। सर्वाधिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी चलाती है, सर्वाधिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी चलाती है, निजी चिकित्सा संस्थान, सार्वजनिक एजेंसी, गैर सरकारी संगठन, व्यावसायिक चिकित्सा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, तो ये ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। सार्वजनिक एजेंसी जो होती है ये सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र तंत्र एजेंसी चलाती है, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा ये सही है। चलिए आगे चलते हैं। यह शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में सुविधा प्रदान करती है, ठीक ना। सार्वजनिक एजेंसी जो होता है तो यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दोनों में सुविधा प्रदान करती है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें चलिए आगे चलते हैं। देश में 9वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में आरंभ की गई, तो देश में 9वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ की गई थे, 1995 में, 1996, 1997, 1998। आपको बताना है तो कब प्रारंभ की गई थी, तो देखिए यह जो 9वीं पंचवर्षीय योजना है तो यह कब की गई थी, तो 1997 में की गई थी, ठीक ना। इस योजना में क्या था, इस योजना में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि जो थी उसका लक्ष्य था, जो सकल उत्पादन घरेलू उत्पादन थी उसका लक्ष्य था वृद्धि थी, वार्षिक वृद्धि थी जो कि 6.5% का रखा गया था, जबकि उपलब्धि मात्र कितना हुई थी, उपलब्धि मात्र 5.4% वार्षिक वृद्धि बस हुई थी। इतना जो रखा गया था हमारा अनुमान 6.5% रखा गया था इस सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि, ठीक। तो यह आपको जानना चाहिए, यह 9वीं पंचवर्षीय योजना में यह तय किया गया था।
चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। निम्नलिखित प्रक्रमों में से हास्टर्स और ग्रेवेन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? वलन, भ्रंशन, ज्वालामुखी क्रिया, हिमानीकरण। तो कौन सा बनाया जाता है आपको बताना है, आप बताइए। तो इसमें कौन सा सही है? हास्टन और ग्रेबन। तो इसके कौन सा सही है? तो यह भ्रंशन से बनाया जाता है, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के मानक देशांतर के रूप में माना जाता है? मानक देशांतर के रूप में माना जाता है 80 डिग्री पूर्व, 82 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व, 85 डिग्री पूर्व और 87.5 डिग्री पूर्व। तो किसे माना जाता है आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा या आप लोग बताइए, ठीक ना। तो ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा कौन सा? तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा, 82.5 डिग्री पूर्व, ठीक ना। जो यह मानक देशांतर रेखा है यह कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, जो कि 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। और यह जो 5 राज्यों से गुजरती है, ठीक ना। यह 5 राज्यों से गुजरती है, आप लोग इसको याद रखिएगा। कौन कौन? यूपी से गुजरती है, एमपी से जाती है, छत्तीसगढ़, सीजी, ठीक ना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो यह जो है 5 राज्यों से गुजरती है। इसमें यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, यह 5 राज्य हैं जिससे होकर मानक देशांतर रेखा गुजरती है। इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगर एक डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को खींचा चिन्हित किया जाए तो उत्तरी गोलार्ध में उसकी कुल कितनी संख्या होगी? अगर डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा को खींचा जाए या चिन्हित किया जाए तो उत्तरी गोलार्ध में कुल कितनी संख्या हो जाएगी गोलार्ध की? आपको बताना है। 89, 91, 90, 180। तो कितनी हो जाएगी? तो यह कितनी हो जाएगी? तो यह 89 हो जाएगी, ठीक ना। यह 89 हो जाएगी उत्तरी गोलार्ध में उनकी कुल संख्या। चलिए आगे चलते हैं। तो कितना हो जाएगी? यह 89 हो जाएगी। और दक्षिणी में कितना होगा? दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में भी कितना होगा? 89 होगा, ठीक ना, 89 होगा। और अक्षांश समांतरों की कुल संख्या कितना हो जाएगी? विषुववृत्त को लेकर अगर खींचा जाए तो अक्षांश समांतर की संख्या कितनी हो जाएगी? तो अक्षांश समांतर की संख्या हो जाएगी 179, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा। समुदाय की भूमि को क्या कहते हैं? समुदाय की भूमि को क्या कहते हैं? सार्वजनिक संपत्ति संसाधन, निजी संपत्ति संसाधन, सरकारी संपत्ति संसाधन, गैर सरकारी संस्थान संसाधन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक ना, आपको बताना है। तो इसमें देखिए समुदाय की जो भूमि को हम सार्वजनिक संपत्ति कह सकते हैं, ठीक ना। समुदाय की जो संपत्ति होती है वह सार्वजनिक संपत्ति संसाधन कहलाती है, ठीक। ऑप्शन इसमें हमारा ए सही है। भारतीय संविधान के पिता के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? मोहनदास करमचंद गांधी, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो किसे माना जाता है संविधान के पिता? जिसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा भीमराव अंबेडकर ने, ठीक, या भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, ठीक है। और संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था प्रारूप समिति का? प्रारूप समिति कब गठन हुआ था? तो यह 29 अगस्त 1947 को हुआ था, ठीक ना। यह गठन हुआ था जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जी थे। यह एक प्रारूप समिति बनाई गई थी, ठीक।
इसकी प्रारूप समिति में आपसे पूछ सकता है प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। आगे चलते हैं। दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच नई रेलगाड़ी आरंभ करने के लिए निम्नलिखित सरकारी संस्थानों में से किसके पास अधिकार होता है। ठीक, दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच रेलगाड़ी आरंभ करने के लिए किसके पास अधिकार होता है। स्थानीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, गैर सरकारी संगठन। तो किसके पास होता है, तो यह केंद्र सरकार के पास होता है अधिकार, ठीक ना। केंद्र सरकार ही चालू कर सकती है रेलगाड़ी आरंभ करने, नई रेलगाड़ी, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी तथा इसके वायुमंडल में जल का स्थानांतरण किस निम्नलिखित तत्वों के समूह को सम्मिलित करता है, ठीक ना। तो पृथ्वी तथा इसके वायुमंडल में जल का स्थानांतरण किस निम्नलिखित तत्वों के समूह को सम्मिलित करता है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। आप लोग बताइए। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, तो इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा, ठीक ना। तो देखिए क्या होता है, पृथ्वी पर जो वायुमंडल में जो जल का स्थानांतरण होता है, तो उसमें क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, फिर वर्षण होता है, ठीक ना, फिर पवन चलती है, उसके बाद तापमान, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा सॉरी क्या होता है, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। वाष्पीकरण होता है, फिर संघनन होता है, ठीक ना। संघनन के बाद वर्षण होता है, फिर जलवायु होता है, ठीक ना। इसमें ऑप्शन हमारा सी सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। जब 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय सुबह के 10 बजे हो, तब 80 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय कितना होगा, ठीक ना। आपको बताना है तो कितना होगा। तो आपको पता होगा कि एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो 4 मिनट होते हैं, ठीक ना। एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो 4 मिनट होते हैं। आपको बताना है। तो यह 20 और पूर्वी देशांश पर 80 डिग्री, तो 80 में से 20 घटा देंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री। और 60 को हम 4 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 240 मिनट आ जाएगा। इसको हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 4 घंटे होगा, ठीक ना, 4 घंटे होगा, ठीक। इसको घंटे में कन्वर्ट कर देंगे 4 घंटे होगा। तो अर्थात कितना टाइम हमें पूछ रहा है, तो 10 बज के, तो 10 बज से आगे कर देंगे, 10 में 4 घंटे जोड़ दीजिए, तो 10, 11, 12 और 1 और 2, तो कितना टाइम होगा हमारा, ठीक कितना टाइम होगा, तो 2 PM होगा, ठीक ना, 2 PM होगा। यहाँ सुबह का 10 बज रहा है, तो 4 घंटे इसमें ऐड करेंगे तो 2 PM हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक ना। यह क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन था और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसके लिए बस इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।